नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने एपिक आईडी मामले में दूसरा समन भेजा है और 8 अगस्त तक उस आईडी को जमा करवाने को कहा है। तो चलिए इस पूरे तमाम मामले में मेरे साथ मेरे सहयोगी नविंदु झा मौजूद है और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो नविंदु, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, तेजस्वी यादव अब बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। तेजस्वी यादव को अब जेल जाना पड़ेगा बहुत जल्दी। एक बार उनसे नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया और तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब हो गए। उनको लग रहा है कि ये उनके पिताजी के शासनकाल वाला दौर है, वो जो भी करेंगे कोई उनको कुछ बोलने वाला है नहीं। उनको लग रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव का वो दौर है जहां पर तेजस्वी यादव कुछ भी कर लेंगे तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देश की एक संवैधानिक संस्था जो बार बार उनको नोटिस दे रही है और सीधे सीधे जवाब मांग रही है कि आप बताइए भाई, फर्जी आईडी कार्ड आपने कहां से बनवाए, दो एपिक नंबर आपके पास कहां से आए। अब तो मुझे ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि दो हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में तीसरे का भी खुलासा हो जाए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और तेजस्वी यादव ने खुद आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में नहीं है, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। तेजस्वी यादव को अगर इस बात की पूरी जानकारी होती, इनको समझ होती कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है, कैसे बिहार में एसआईआर किया गया, तो शायद ये जल्दीबाजी ना करते। किसके कहने पर तेजस्वी मीडिया के सामने इतना तामझाम लेकर के आए? पूरा इन्होंने एक फिल्म दिखाया, एपिक नंबर जारी किया, उसमें कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं किए गए और सबको बता दिया कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। उसके बाद तो बिहार में इनके समर्थकों ने ऐसा बवाल मचाया कि चुनाव आयोग ने इससे पहले कभी भी कहीं भी एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि आज जो है वो बिहार बदल गया है। ये लालू का नहीं, ये नीतीश का बिहार है, ये पीएम मोदी का बिहार है। नीतीश और मोदी के बिहार कहने का मतलब है डबल इंजन की सरकार है। आज माफियाओं का राज जो है वो कम हो गया है, लालू यादव के शासनकाल की तरह नहीं है। ये अगर अपने हिसाब से चुनाव आयोग को बरगलाना चाहेंगे तो ये इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस शानदार तरीके से काम किया और 1 महीने के अंदर एक नई वोटर लिस्ट तैयार की जिसमें बहुत कम ना के बराबर गड़बड़ी हुई है, उसे लेकर हर ओर चुनाव आयोग की जमकर तारीफ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को झटका लगा। उसके बावजूद ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। ये क्या जवाब देंगे, किस बात का जवाब देंगे? क्योंकि इस बार वो ये जो दूसरा समन भेजा है, क्योंकि पहले समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो क्या इस बार भी वो जवाब देंगे या फिर नहीं? उनको 15 समन भेज देंगे, उसके बाद भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने सीधे सीधे घोटाला किया है, फर्जीवाड़ा किया है और पूरी दुनिया के सामने फर्जीवाड़ा किया है, वो क्या जवाब देंगे? अगर उनके पास जवाब होता तो अभी तक उनका कोई ट्वीट सामने आ गया होता, कोई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गया होता, कोई बयान आ गया होता। उनके द्वारा नहीं तो कम से कम उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथी हैं, वो जरूर इस बात को कह देते। लेकिन तेजस्वी जो है अपनी ही जाल में फंस गए हैं। उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ दिन दहाड़े कर लेंगे, किसी को भनक नहीं लगेगी, लेकिन चुनाव आयोग ने फौरन एक्शन लिया और मामले की तुरंत जांच की तो पता चला कि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर जारी किए हैं वो तो फर्जी है। उसके बाद चुनाव आयोग ने फिर असली एपिक नंबर जारी किया, जिसके जरिए तेजस्वी ने चुनाव लड़ा था, जिसके जरिए तेजस्वी ने वोटिंग की थी। चुनाव लड़कर 2015 में वो डिप्टी सीएम तक बने थे, 2020 में भी वो राघोपुर से विधायक बने थे और उनका बूथ नंबर भी जारी किया, सीरियल नंबर भी जारी किया गया। लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं मानी, वो डंके की चोट पर अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन अब जब तेजस्वी के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, इस मामले में अगर तेजस्वी फंसते हैं, पूरी तरह से आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उनको 1 साल तक की सजा हो सकती है, उन पर जुर्माना भी लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जुर्माना और सजा एक साथ तेजस्वी यादव पर लगे तो फिर आने वाले समय में तेजस्वी के सियासी करियर पर संकट के घने बादल छा जाएंगे। उनके लिए चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, चुनाव में वोटिंग करना बेहद मुश्किल होगी। तो तेजस्वी यादव जो इन्होंने गलती की है, जो खुलेआम इन्होंने गलती की है, उसका खामियाजा ना सिर्फ अब वो भुगतेंगे बल्कि पूरी आरजेडी भुगतेगी, पूरा महागठबंधन भुगतेगा और चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और जैसा आप कह रहे हैं महागठबंधन भुगतेगा, तो एसआईआर प्रक्रिया भी बिहार में लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो आरजेडी और महागठबंधन की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में तेजस्वी को दूसरा समन भेजा गया है, तो क्या ये आरजेडी की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएंगी? अभी चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक की तारीख तय कर दी है। अगर किसी भी
वोटरों का नाम किसी कारण से छूट गया है या नाम कट गया है तो वो अपील कर सकते हैं, वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हर किसी की शिकायत की सुनवाई होगी। जिनका नाम कटा है उनका नाम दोबारा से जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता से, पूरी ईमानदारी से और डंके की चोट पर इस कार्रवाई को कर रहा है। इसमें कहीं से कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है और सबका नाम सामने है। पूरे बिहार की बात की जाए तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा बवाल मचाया हुआ था सीमांचल को लेके, क्योंकि इनको लगता है आरजेडी वालों को और ओवैसी की पार्टी को कि ये अगर वहां चुनाव आयोग इतनी बड़ी कार्रवाई करता तो बड़े पैमाने पर जो घुसपैठी हैं वो बाहर होते। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई से बता दिया कि वो जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस चीज को लेकर और पूरे बिहार में, चाहे सीमांचल हो, अंग प्रदेश हो, पाटलिपुत्रा की धरती हो, कहीं भी कार्रवाई होगी तो जो भी अवैध वोटर होंगे उनका नाम कटेगा। और जो आंकड़े 66 लाख जारी किए गए हैं उसमें तो 22 लाख से ज्यादा लोग मृत पाए गए, 37 लाख से ज्यादा लोगों के नाम दूसरे जगह पर हैं, कोई कहीं और के स्थायी वोटर बन गए हैं और किसी का नाम इधर भी है उधर भी है। तो पूरी कार्रवाई जो हुई है वो इस बात की पुष्टि करता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो है वो बेहद शानदार रही है। इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसको समझाना मुश्किल ही नहीं, फिर बहुत नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगे। वो देखिए कैसे लोगों के सामने वो खुलकर, इतने सारे न्यूज चैनल्स की माइक आईडी यहाँ पर पड़ी हुई है और 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। लालू यादव को लेकर लोग उनकी तुलना कर रहे हैं कि कैसे लालू यादव बड़े पैमाने पर लोगों को रैलियों में, इंटरव्यूज में न्यूज चैनल्स के बरगला देते थे, झूठ बोलते थे और छाती ठोक कर झूठ बोलते थे। उसी तरह से तेजस्वी यादव उसी राह पर चलने लगे हैं और आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि पार्टी में दूसरा कोई नाम नहीं है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही हैं जिनके चेहरे पर आरजेडी पूरी तरह से टिकी हुई है, पूरा एमवाई समीकरण टिका हुआ है। हालांकि आरजेडी की पहचान जो है वो मुस्लिम यादव से आगे अभी तक तो बिहार में नहीं बन पाई है। दूसरी ओर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में एनडीए रेस में काफी आगे जा चुका है, क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी इन पे सवाल उठे हैं, इससे तेज प्रताप को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक अपना गठबंधन बनाया है 5 दलों के साथ मिलकर, तो क्या इससे तेज प्रताप यादव को फायदा होगा? निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार आरजेडी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन लोगों पर जो कि जनता के साथ घोटाले कर रहे हैं। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो लोग आरजेडी कार्यालय में ड्रामा करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो लोग घोटालेबाज हैं, उन पर लालू यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उन पर तेजस्वी यादव एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो निकाल दिया जाता है, लेकिन दूसरे लोग जो वहां पर जयचंद मौजूद हैं उनके कहने पर ये लोग जो बुरा भी करते हैं उनका भी सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में भाई वीरेंद्र के बयान पर किस तरह से बिहार में बवाल मचा ये हर किसी को मालूम है। कैसे एक आरजेडी का जो विधायक है वो खुलेआम एक पंचायत सचिव को कहता है कि तुमको जूता से मारेंगे, आरजेडी का दूसरा विधायक कहता है कि बिहार से भूरा बाल साफ करो। तो यह बताता है कि आरजेडी की स्थिति क्या हो गई है, उसके नेताओं की सोच कैसी है। वहीं तेज प्रताप यादव दूसरी ओर खुद को लालू यादव का असली बेटा बताते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूं, मैं हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं और मैं हमेशा जनता की सेवा में लगा हुआ रहता हूं। तो एक बात के लिए आप उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं कि वो तेजस्वी से ज्यादा जमीन पर उपलब्ध रहते हैं। चाहे बात कहीं जाने की हो, कहीं अचानक से कोई बड़ी खबर आई तो तेज प्रताप वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि इसका चुनाव में कितना असर होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन बिहार की जनता में इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो एसी कमरों से बाहर ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव प्रचार के समय नजर आते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली ये भी कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं हूं, मैं जमीन पे रहता हूं। देखिए ये तो उन्होंने प्रशांत किशोर की नकल की है, लेकिन तेज प्रताप यादव भी एक समय में हेलीकॉप्टर से बहुत घूमे हैं और उनके हेलीकॉप्टर का खर्च करोड़ों में आया था पिछले चुनाव में, जिस पर बहुत सारे सवाल भी बीजेपी ने पूछे थे कि एक ही परिवार के लोग, सबको अलग अलग हेलीकॉप्टर मिला हुआ था। तो तेज प्रताप यादव खुद को जस्टिफिकेशन देने के लिए ये तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर तेजस्वी पर बड़ी कार्रवाई होती है तो तेज प्रताप यादव आरजेडी पार्टी को तोड़ देंगे, बहुत सारे लोग उनके साथ आ जाएंगे। या दूसरी संभावना ये भी है कि आरजेडी की कमान तेज प्रताप यादव को भी मिल जाए, क्योंकि सियासत में बिहार में जब लालू और नीतीश एक हो जाते हैं तो आप किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर तेजस्वी पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर पार्टी भी टूटेगी और पूरा जो आरजेडी का
गठबंधन संगठन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आरजेडी का जो पूरा कुनबा है वो जरूर छिटक जाएगा और फिर तेज प्रताप यादव एक चेहरे के तौर पर उभरेंगे। हालांकि लोग उनको कितना एक्सेप्ट करेंगे, लालू यादव का क्या इस पर रिएक्शन होगा और लालू यादव उनको कैसे देखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी तमाम जानकारियों के लिए। तो तेजस्वी यादव की अब जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो चुनाव आयोग के इस समन का जवाब देंगे या फिर एक बार फिर चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाकर इसे टालते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।